So, Majendra, uh, you have a farming background, your family. Uh, what is this issue of long march to Mumbai? Sir, my interview medium is Marathi. May I speak in Hindi? Yeah, please. Okay. Okay. सर अब जो मार्च चल रहा है फार्म का लोगों का, वो आदिवासी ट्राइबल और फार्म किसान हैं, तो उनकी मांग है कि जो ट्राइबल पीपल के लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता है तो वो बोगस सर्टिफिकेट दूसरे और किसी को नहीं देना चाहिए। अच्छा। और जो फॉरेस्ट एक्ट है उसके तहत उन्हें जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो भी अभी तक नहीं मिल रहे हैं। अच्छा। तो वो भी उन्हें मिले और उनकी फसलों को सही दाम मिले, जो कि वो मांग कर रहे हैं कि C2+FL प्लस 50% लागत से ज़्यादा उन्हें देना चाहिए, तो ये मांगी। अच्छा। ये जो संस्था है ऑल इंडिया किसान सभा, इनकी 15 की डिमांड्स हैं, तो ये इनमें से कुछ आप बता सकते हैं? 15 की डिमांड्स जो टोटल हैं। सर, मैंने अभी जो बताए वो 3 हैं। और डिमांड उनमें है कि जो पैसा एक्ट है उसे सही तरीके से अमल किया जाए, और जो इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट की स्कीम की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फास्ट तरीके से हो, ये अच्छे से होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है, क्यों इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा? सर, उनका कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से उनसे दुर्लक्षित किया जाता है, उनकी मांगों को अच्छी तरह से लक्ष्य नहीं दिया जाता है। अच्छा, तो उनकी मांगों को गवर्नमेंट सीरियसली नहीं ले रही, आप ये कह रहे हैं? हाँ सर। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर ने फार्मर की जो आय है, इनकम है, उसको डबल करने की जो ठानी है, क्या आपके हिसाब से आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या ये पॉसिबल है, हो सकता है जो टाइम फ्रेम में करने की कोशिश कर रहे हैं? सर, जो टाइम फ्रेम दिया है वो थोड़ा कम है। क्या है टाइम फ्रेम? 2022। ओके। तो उस अगर हम दिक्कत देखें फार्मिंग सेक्टर में तो टाइम फ्रेम कम है, लेकिन हम करीब तक जा सकते हैं। हमें अगर अच्छा स्टेप ले रहे हैं, हम जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, फार्मर को बेसिक इनकम दे रहे हैं। बेसिक इनकम क्या दे रहे हैं? मतलब अभी गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस की है कि उसका जो फार्मर के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर होगा पैसे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। अच्छा। तो ऐसे स्टेप अगर हम ले सकते हैं तो हम उसके करीब जा सकते हैं। आपको लगता है कि ये जो स्कीम आई है ये फायदेमंद है? हाँ सर, फायदेमंद है। अगर कैसे, क्या फायदा मिलेगा किसान को? सर, किसान को पहली दिक्कत ये होती है कि उन्हें सही वक्त पर बोने के लिए बीज नहीं मिल पाते हैं और इसके लिए क्रेडिट फैसिलिटी भी नहीं रहती है। तो क्रेडिट स्कीम तो है ना, एक गवर्नमेंट की किसान क्रेडिट स्कीम एक है। हाँ सर, वो किसान कार्ड के थ्रू निकाल सकते हैं सर, लेकिन दिक्कत ये होती है अगर फार्मर के बैंक के पास जाता है तो उसमें देर बहुत लग जाती है सर। अगर गवर्नमेंट सीधा ही उनके अकाउंट में पैसे दे देती है तो अगर खरीफ सीज़न या रबी सीज़न जब बीज उगाने की समय आता है तो उन्हें डायरेक्ट अकाउंट में अगर पेमेंट होगा तो वो बाज़ार से जाकर बीज वगैरह ला सकते हैं, तो उसमें फ़ायदा हो सकता है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है शिवसेना। इन दिनों में शिवसेना की हालत बहुत खराब है। इसकी मेन कारण क्या है, आपको क्या लगता है? उसकी फादर का गुजरने के बाद बालासाहेब ठाकरे जी, इसके बाद उसकी लगता है कि वो पॉलिटिकल फोर्स है, मेन राजनीतिक जो बल है उनका वो खत्म हो रहा है, बहुत जल्द से उसकी कम हो रहा है। उसके कारण क्या है? सर, शिवसेना का जो उगम हुआ था वो चारिस्मेटिक लीडर थे बाल ठाकरे, तो उनके लीडर उनके वजह से तो लोग उनके साथ थे। उनका मेन फोकस था कि मुंबई मराठी मानुस, ये उनका स्लोगन था। इसलिए वो शहरी भागों में केंद्रित था, ग्रामीण भागों में उनका कोई संगठन ज़्यादातर पर नहीं था। अब बाल ठाकरे के जाने के बाद उनके यहाँ कोई करिश्मेटिक लीडर नहीं है। दूसरी बात, जो मराठी मुद्दा उन्होंने उठाया था काफ़ी हद तक सॉल्व भी हो गया है, और उनका जो बेस था शहरी भागों में, उससे कंपटीशन में बीजेपी और अदर पार्टीज आ गई है, तो उसका बेस कम होता जा रहा है। तो आप अग्री करते हैं मराठी मी मुंबईकर को लेकर? सर, मुझे लगता है सर कि हमारा संविधान
हमें ये हक देता है कि भारत के किसी भी कोने में हम जाकर हमारा काम व्यवसाय कर सकते हैं। तो ऐसा किसी समुदाय की तरफ से किसी एरिया पर हक जमाना ये मुझे संविधान से अच्छा नहीं लगता है। और आपको नहीं लगता है कि ये जो बिहार यूपी से जो लोग मुंबई में जाते हैं, आप मुंबई गए हो? हाँ। आपको नहीं लगता है वो वहाँ जाकर गंदगी फैलाते हैं और मुंबई को गंदा कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है सर। एक दो घटना हो जाती है जो तो क्राइम के घटने के बारे में ज़्यादा वहाँ असंतोष है कि ऐसा कहा जाता है वहाँ कि यूपी बिहार से आकर लोग क्राइम वगैरह करते हैं, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं। एक दो इंसिडेंट वहाँ हो जाती है, तो गंदगी की तो बात नहीं है सर। वहाँ आकर लोग मुंबई को बड़ा बनाने में, मुंबई को एक फाइनेंशियल हब बनाने में उन लोगों का काफ़ी योगदान रहा है, तो ये बात नहीं सही नहीं है। नहीं देखिए, पढ़े लिखे लोगों की तो बात अलग है, पर जो लोग जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं या जो छोटे छोटे मोटे जो काम करते हैं, वो तो मुंबई को ख़राब कर रहे हैं, मुंबई के कल्चर को भी ख़राब कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या कहना है? सर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ सर, ऐसी बात नहीं है। वो जो काम कर रहे हैं सर वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र का जो मराठी मानुस है वो काम वहाँ नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सर जो पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की, वो आप शुरू में जो थे वहाँ फैक्ट्रीज वगैरह होती थी, इसलिए वो महाराष्ट्र का पॉपुलेशन वहाँ ट्रांसफ़र हो गया था। अब वहाँ मिल इंडस्ट्री वगैरह बंद हो चुकी है, तो वहाँ से पॉपुलेशन बेस हटता जा रहा है मुंबई का। इसलिए हमें वो हिंदी भाषिक और यूपी बिहार के लोगों की बढ़ोतरी दिखती है, लेकिन असल में वो कारण नहीं है। तो महाराष्ट्रियन लोग मुंबई नहीं जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? वो यूपी बिहार वाले जाकर मुंबई में काम कर रहे हैं। मराठी आप कह रहे हो कि पहले मिल था इसलिए वहाँ पर जाते थे, अब नहीं जाते, तो अब कहाँ जाते हैं वो? अब क्या काम करते हैं? अब सर पुणे मतलब दूसरे सिटी डेवलप हो रही है, तो लोगों का जो पहला आकर्षण था मुंबई के खिलाफ मुंबई के प्रति, तो अब नहीं रहा। इसके कंपटीशन में पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर ऐसे शहर विकसित हो रहे हैं, तो अपने घर के पास ही वो रोजगार उनको मिल जा रहा है। हाँ। अच्छा, आप हो कहाँ से? सोलापुर से। हाँ। सोलापुर की एक खासियत बताइए और एक सोलापुर की प्रॉब्लम बताइए। सर सोलापुर एक सोलापुरी चादर के लिए काफ़ी फेमस है और उसे महाराष्ट्र में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हब माना जाता है, तो ये सोलापुर की खासियत है। और सर एक प्रॉब्लम सोलापुर की है कि वहाँ अकाल भी ज़्यादा है और किसान काफ़ी दिक्कत में है। अकाल क्यों है? सर वहाँ सिंचाई की सुविधा मतलब एक तो बारिश कम होती है और सिंचाई की सुविधा कुछ इलाकों में नहीं बनाई हुई है, इसीलिए वहाँ अकाल है। अच्छा। और आजकल इन दिनों में आपने देखा कि भारत की आजू बाजू में जो छोटे मोटे कंट्रीज है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है। रिसेंटली जैसे मालदीव आइलैंड है, उसमें काफ़ी हलचल हुआ था पॉलिटिक्स में, ठीक है। उसमें इंडिया ने काफ़ी हद तक चुप रहा, ठीक है। नया प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है। इसके बाद अपनी जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसको वेलकम किया, पर वो आने से पहले थे, ठीक है। और ये बहुत छोटा देश है, तो आइलैंड है, इंडिया के ऊपर हर चीज़ के ऊपर डिपेंड करते थे एक टाइम, आज बहुत कम हो गए। आपको क्यों लगता है कि उस कंट्री को हमें एंगेज करना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, हमें इंडिया ने लेकिन बहुत साइलेंट रह गया ड्यूरिंग मनमोहन सिंह टाइम, फिर मोदी जी के आने के बाद भी बहुत समय तक साइलेंट रह गया। उसकी जो एग्जाइल प्रेसिडेंट है नासिर, हाँ, उसने बहुत रिक्वेस्ट किया आप लोग कुछ इंटरव्यू करो, मुझे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आ रहे हैं, लीगली इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, काफ़ी ऑटोक्रेसी चल रहा है, कुछ नहीं। उसमें क्या आपको क्या लगता है, छोटे देश है इसलिए हमने उसको थोड़ा जवाब देना बंद कर दिया, इंडिया को एंगेजमेंट करना चाहिए कि नहीं? सर हमें एंगेजमेंट करना चाहिए, लेकिन उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ हमारी जो पॉलिसी रही है वो हम पंचशील के आधार पर हम चलते हैं, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार के इंटरनल मतलब इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। अगर उनके लोगों के विकास के प्रति अगर कोई कदम है उठा सकते हैं तो हमें ज़रूर लेना चाहिए। नहीं, इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, पंचशील तो अभी बहुत पुराना हो गया, अभी हम लोग एक दूसरे स्तर पर आ गया है, पूरा ग्लोबलाइजेशन हो गया, पूरा विश्वायन वगैरह हो गया, अभी तो एकदम डिफरेंट लेवल पे आ गया। अब आपको इंटरनल पॉलिटिक्स में बिना इंटरफेयर करते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इंडिया बिल्कुल चुप रहा, मालदीव्स के साथ इंडिया की इतना बढ़िया रिलेशनशिप था, आज चाइना उधर घुस गया, सबसे बड़ा ब्रिज उधर बना लिया, एयरपोर्ट बनाना चाइना ने शुरू कर दिया। ऐसा ही हुआ श्रीलंका में, उसमें क्या गलत कदम उठाया मतलब न्यू दिल्ली ने,
एक आप एग्जांपल दीजिए मेरे को, मालदीव्स एंड श्रीलंका के साथ, दोनों के साथ यही किया। सर एक एग्जांपल दीजिए इसमें इंडिया को करना चाहिए था, नहीं किया, और आज चाइना दोनों देशों में छाया हुआ है। आपको लगता है कि कहाँ गलती हुई? क्या एक एग्जांपल दीजिए बस। सर मुझे लगता है उन्हें जब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, मतलब श्रीलंका को और मालदीव को, तो उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस हम उतना दे नहीं पाए जितना उन्हें चाइना दे पाया। एक एग्जांपल दीजिए स्पेसिफिक। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट तो हर तरीके से हो सकता है, बहुत फील्ड में हो सकते हैं। एक एग्जांपल लीजिए मालदीव्स के लिए। मालदीव्स की दो ही इनकम की सोर्स है, एक है फिशिंग, एक है टूरिज्म, और उस देश में कुछ नहीं। आई हैव बीन टू दैट कंट्री 4-5 टाइम्स। बहुत छोटा है, 2 किलोमीटर है उसकी कैपिटल, कुछ है ही नहीं, साइकिल लेके घूम सकते हो, और बहुत वाइटल है हमारे लिए। सर एग्जांपल तो याद नहीं आ रहा है, पर आपको लगता है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो इंडिया को करना चाहिए था, जो आर्थिक, जो बहुत कुछ कर सकते थे, इंडिया ने नहीं किया है। पर ऐसा ही छोटा सा देश है भूटान, नेपाल, चलिए भूटान, इसकी इंडिया के साथ बहुत खुश है, आज भी चाइना की तरफ नहीं जा रहा है, बहुत खुश है। और भूटान आज तक इंडिया ने जो भी किया है, कदम उठाया, सही गलत जो भी है, भूटान हमारे साथ है। उसकी वजह क्या है? वो भी चाइना के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल चाइना के करीबी है। सर भूटान और भारत में शुरू से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, और उनका कॉमन कॉन्सर्न है चाइना। सर चाइना भूटान के भी कुछ इलाके पर अपना राइट बताता है, तो इसी वजह से एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है भूटान का हमारे लिए, और भूटान के लिए भी इंडिया का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। और भूटान को हम मतलब वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो हम पूरा इकोनॉमिक बैकअप देते हैं। उनकी ज़रूरत भी है इंडिया के साथ अच्छे संबंध बनाना, और एक कल्चरल रिलेशन भी हमारा रहा है। जो भूटान में बुद्ध धर्म की परंपरा है, वो भारत में बुद्ध धर्म का इवोल्यूशन हुआ था, तो इसी वजह से हम कल्चरली, इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली बॉन्ड है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये अभी इंडिया पे अटैक हुआ, इंडिया को क्या करना चाहिए? सर इसी वक्त तो हमें जनता को एक तसल्ली देनी चाहिए कि हम सरकार इस अटैक को काफ़ी गंभीरता से लेती है, और वक्त आने पर हम अपना योग्य कार्रवाई करेंगे। कब वो वक्त आएगा? सर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रहे हैं उस पर। अगर उन्हें कोई लगता है कि अभी कोई उनको टेररिस्ट का प्लेस वगैरह मिलता है, तो वो अटैक कर देंगे। ऐसा क्यों नहीं करते आप? हमारी आर्मी बहुत बड़ी है, खुला छूट दीजिए, पाकिस्तान को एक बार में खत्म करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा नुकसान होगा, और बार बार के नुकसान से बेटर है एक बार अगर पाकिस्तान खत्म हो गया तो हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप समझ रहे बात को? खर्च होगा, लेकिन 10 दिन सारा मामला खत्म, उसके बाद हमारी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि देखिए जितने आर्म फोर्सेस हमारे लगे हुए हैं बॉर्डर पे, उनकी संख्या में कमी आएगी, हमारा खर्च कम होगा, तो हमारे पास एक ही प्रॉब्लम रह जाएगा चाइना। तो पाकिस्तान को हम अटैक क्यों नहीं कर रहे? सर हमारा उद्देश्य पाकिस्तान को खत्म करना नहीं है। क्यों? सर क्योंकि पाकिस्तान एक कंट्री है, हम उनके अस्तित्व को मान्यता देते हैं। वहाँ 20 करोड़ की जन आबादी रहती है, उनसे लोगों से हमें कोई दुश्मनी नहीं। वहाँ जो आर्मी है, हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स, आर्मी में भी तो वही लोग जा रहे हैं ना। हमारे जैसे आप सेलेक्ट हो गए तो आप यहाँ के सर्विसेज में आओगे, आपकी सोच तो जनता की सोच है, वैसे ही वहाँ की आर्मी की सोच जो है वो वहाँ की जनता की सोच है। तो सारी जो समस्या है वो वहाँ के लोगों से ही तो है। ऐसी बात सर, आपके विचारों का सम्मान करते हुए मैं इससे एग्री नहीं हूँ। अगर हम पाकिस्तान में लोकशाही मतलब जनतंत्र हम अगर ला सके, पाकिस्तान को सिविल सोसाइटी के साथ डायलॉग बढ़ा सके, उनके तहत हम अगर आर्मी को प्रेशर दे सकते हैं, तो हम इसमें काफ़ी हद तक अच्छा हासिल कर सकते हैं। आपको नहीं लगता आपके जैसे लोगों की वजह से सारा देश बर्बाद हो रहा है? आप यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है और हो जाएगा, और आप समझ रहे हैं देश में कितने लोग मारे जा रहे हैं, जिनके घर में मारे गए, आपको उनके बारे में पता है? आप समझ रहे हैं इस बात को? सर मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हमें कोई भी भावनाओं में आकर कोई भी ऐसा गलत कदम कब तक बैठे रहेंगे? 70 साल हो गए हैं, और आप जैसे लोग ही ब्यूरोक्रेट बनेंगे। हाँ मुझे नहीं लगता कि आपको सिविल सर्विसेज में लेना चाहिए। सर मैं तो देश का अंतिम हित जो है उससे परस्यू करूँगा।
अगर एक दो हादसे से अगर टेररिज्म खत्म होता है तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है। अमेरिका अफगानिस्तान में कर पाया है, ना वियतनाम में कर पाया है। तो दिल से खत्म करो ना भाई। और आप कल को आप सेलेक्ट होंगे, मुझे तो नहीं लगता कि आपको सेलेक्ट होना चाहिए, आपको लेना चाहिए। आपको ले लिया गया और आप जैसे लोग ही बैठकर बोलेंगे कि ठीक है हम इंतजार करते हैं, और लोग देश की आबादी मरती रहेगी, परेशान होती रहेगी। आपके जैसे सोच से हमें क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आप बिल्कुल प्रोग्रेसिव सोच वाले आदमी नहीं है। सर अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी हो जाता है तो भी युद्ध करके मैं करोड़ों लोगों को संकट में नहीं डाल सकता। कहाँ संकट में आ रहे हैं? अपने लोग तो बचेंगे ना, उनके लोग संकट में जाएंगे, जाने दीजिए। सर हम दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है सर, रिटेलिएशन तो इसलिए हम डर जाएंगे? डरने की बात मतलब आप कह रहे हो कि डर के हम सारा कुछ कर रहे हैं? सर डरने की बात नहीं है सर। लेकिन अगर हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या हम पाकिस्तान को खत्म करके समाधान पाने का हमारी सेफ्टी आ जाएगी ना, हमारे लोगों की सेफ्टी आ जाएगी, आपकी हमारी सेफ्टी आ जाएगी। ये तो बात हो नहीं सकती। हम किसी को अगर सर हम आतंकवाद के लिए सिर्फ एक कंट्री का ये मतलब नहीं होता है। आतंकवाद अगर फैलता है तो विश्वव्यापी स्वरूप है उसका। नहीं, मैं आपसे अग्री नहीं करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप सही कह रहे हैं ना। मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ सर, लेकिन फिर भी आप अपनी बात पर टिके रहेंगे। हाँ सर। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ, फिर आप सही कह रहे हैं। नहीं गलत नहीं सर, आपकी बात सोच अच्छी है। मैं आपका आदर करता हूँ। तो आप बताइए कैसे सोल्यूशन आपके हिसाब से हम कैसे सोल्यूशन करें? वही हमें ऑप्शन सर। पहले तो हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ग्रुप है उसे हम कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। इसलिए हम पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर भी डाल सकते हैं। इकोनॉमी के लिए हम उनको आइसोलेट तो कर रहे हैं, डिप्लोमेसी के लिए भी हम उनसे आइसोलेट कर रहे हैं। इकोनॉमिकली से डिप्लोमेसी से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। ये तो आइसोलेशन कब से चल रहा है सर। हमारा कोशिश ये ऑन ऑफ रहता ही है। इसमें तो कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट टेररिस्ट अटैक तो होते ही रहते हैं। लेकिन सर इस बार जो टेररिस्ट अटैक हुआ है और जिस तरीके से हमने इसे हैंडल किया है इंटरनेशनल और इंटरनल लेवल पे, तो काफ़ी सकारात्मक मूव दिया हमारी। अगर इससे पाकिस्तान अगर सबक नहीं सीखता है तो हमें और भी आदर्श सोचना चाहिए। जैसे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, हम पाकिस्तान की दहशतवादी जो ग्रुप है उन्हें भी हम टारगेट कर सकते हैं मिलिट्री एक्शन के थ्रू। लेकिन युद्ध वगैरह ऑप्शन हमें नहीं लेना चाहिए। तो ये आपका, तो आप मेरे को स्टेप्स बताइए क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक आपने मेरे को बोला इंटरनेशनल प्रेशर बनाना चाहिए। दूसरा आप जो इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, ये इस पे मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये तो हमारा फेल होता हुआ ही नजर आ रहा है। जहाँ पे हम कितना भी कोशिश करें, अटैक्स तो हर साल 2008 में हो गया, अभी फिर अब ये हो गया। बड़े अटैक्स तो रेगुलर तो होते ही रहते हैं, हर साल आप देखिए हमारे सिपाही मर रहे हैं। छोटे मोटे अटैक्स तो वैसे ही होते हैं, बड़े बड़े अटैक्स भी रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं। तो डिप्लोमेटिक अटैक, ये डिप्लोमेटिक एंड जो आप इकोनॉमिक आइसोलेशन की बात करें, वो क्या आप सहमत हैं कि ये इससे काम करेगा? ये सर इससे सिर्फ इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ से हमें इस पर एक्शन लेनी चाहिए। इंटरनेशनली तो हम आइसोलेशन, इकोनॉमिक आइसोलेशन, पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनल में हमें ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ के जो यूथ है, जो कश्मीरी यूथ हो या देश में किसी भी भाग से जो यूथ है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ युद्ध करने के लिए क्यों तैयार हो रहे हैं। क्या हमारी डेवलपमेंट अप्रोच, हमारी डायलॉग की कैपेसिटी में कोई कम तो नहीं रह गई है? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो कोऑर्डिनेट कर नहीं पा रही है, मतलब कुछ कमियां हैं, वो हमें भर के निकालनी चाहिए। और जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जो हम न्यू टेक्नोलॉजी, जो हम लेज़र टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, उसको भी हमें अपनाना चाहिए। तो ये काफ़ी ऑप्शन है हमारे पास, हम दोनों तरफ काम करना चाहिए। तो आर्टिकल 370 के बारे में क्या बोलते हैं सर? आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है, अब हमें ये वक्त आ गया है सर कि हमें ये चर्चा शुरू करेंगे। निकालना तो नहीं चाहिए, लेकिन चर्चा आज शुरू करनी चाहिए। डेमोक्रेसी में अगर चर्चा आज शुरू करते हैं तो अगले 10-12 साल में कुछ कॉन्सेंसस बन सकते हैं। तो उसके वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को जो फायदा होना था, क्या ये हो गया है? और अगर नहीं हुआ है तो उसकी रिलेवेंस क्या है? इसकी चर्चा इस वक्त हमें शुरू करना चाहिए। और आने वाले साल में कुछ कंसर्न्स बन सकते हैं, हम धीरे धीरे उस स्टेटस को कम कर सकते हैं। कश्मीर में जो हो रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो आज़ादी का मूवमेंट है या वो गुंडागर्दी है, टेररिज्म है, क्या है वो? सर ये टेररिज्म है, आज़ादी का मूवमेंट तो नहीं है।
क्योंकि कश्मीर में अगर हम जम्मू और लद्दाख की बात करते हैं तो वहाँ के लोगों में मतलब सेपरेटिस्ट मूवमेंट कम है। जब कश्मीर की बात आती है सर, तो वहाँ लैक ऑफ डेवलपमेंट है, वहाँ के लोगों को इतने मतलब क्लाइमेट अच्छी नहीं है वहाँ, तो जो रोज़गार वगैरह वहाँ तक इतना नहीं है, और पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन होता है, इसकी वजह से रोज़गार नहीं है, एक तरफ मतलब गरीबी है, इस तरफ इसकी वजह से वो टेररिस्ट प्रोपेगेंडा के विक्टिम हो जाते हैं और वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट की तरफ आकर्षित होते हैं। तो हमें इस बात पर टारगेट करना चाहिए। वो पाकिस्तान की तरफ क्यों देखते हैं? वो इंडिया की तरफ देखें, वो मुंबई देखें, बैंगलोर देखें, पूना देखें, इतने डेवलप्ड सिटीज़ हैं, वहाँ की तरफ क्यों नहीं सोचते कि वो इंडिया के साथ आ जाएं? और मुंबई में देखिए इतनी तरक्की है, इतना पैसा है, इतना प्रोग्रेस है, तो वो इंडिया की तरफ क्यों नहीं देखते, वो पाकिस्तान की तरफ क्यों देखते हैं? सर यही तो बात हमें कम रह गई है, हम उन्हें ये समझाने में उतने सफल नहीं रहे कि आपके लिए भारत में भी काफ़ी ऑप्शन है, आप यहाँ आकर तरक्की कर सकते हैं। तो हमारा जो कम्युनिकेशन गैप है, मुझे लगता है उसे हमें भरना चाहिए। कैसे? मतलब सर कि एक तो 370 आर्टिकल हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि हमारे लोग वहाँ जाए, प्रॉपर्टी ले, शादी करें, ये जो बातें हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सोचना चाहिए और उन्हें हमारे यहाँ के लोगों को टूरिज़्म के तहत और कश्मीर के प्रति जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और कश्मीर के लोगों को हमें ये बताना चाहिए कि मतलब उनके स्कूलों में हम प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं कि हम इंडिया देखें, भारत देखें, तो उनके मन में ऐसे विचार आए कि भारत में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, ये दशरथवाद, ये स्टोन पिल्टिंग वगैरह, इससे हमारी ज़िंदगी ख़राब होती है, तो हम उसे समझा पाए स्कूल की तरह, अगर वहाँ के धार्मिक और क्लब होते हैं उसके थ्रू, तो हम ये कर सकते हैं। आपको जब आप कह रहे हो कि कुछ कमी रह गई, आपको नहीं लगता कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, फॉरेन सर्विसेज, ये एक तरीके से फेलियर रही है पिछले 70 सालों में? मतलब ये अपना काम ढंग से नहीं कर पाए हैं? सर ये कहना तो ठीक नहीं होगा, हमने काफ़ी प्रयास किया है, जो हरकतें कम मतलब पिछले 30 सालों में ऐसा बड़ा कोई हादसा वहाँ तक नहीं हुआ है। तो और वहाँ की कश्मीर यूथ जब पिछली बार मिलिट्री भर्ती के लिए अनाउंसमेंट किया तो काफ़ी यूथ ने वहाँ सकारात्मकता दिखाई थी। तो मुझे लगता है ये हमारे एफर्ट्स का सक्सेस है, लेकिन फिर भी हम उतना नहीं कर सके हैं जितना हमें अपेक्षित है। और रेटिंग आप फॉरेन सर्विस को क्या रेट करते हैं? कितना परफॉर्मेंस उन्होंने किया? 1 to 10 के स्केल में रेट करिए जरा। सर मेरी समझ तो उतनी नहीं है, लेकिन आप हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी अच्छा काम कर रही है, जो हम पाकिस्तान को आइसोलेशन देख रहे हैं, आज फ्रांस भी हमें यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव ला रहा है, तो इससे हमारी सक्सेस तो है सर। ओके, आपको एक वर्ड है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वर्ड जो दलित है, ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या भारत के संविधान में? जी नहीं सर। हम क्यों यूज करते हैं इसको? ऑफिशियली तो हमारे पास SC ST, हाँ दलित वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कई जगह पे मेंशन, अम्बेडकर ने भी नहीं लिखे, हम क्यों यूज करते हैं? इसके कारण क्या है, एक बताइए सर। दलित वर्ड एक ग्रुप के लिए संबोधित किया जाता है जिसे हम अनटचेबल कहते हैं, वो सोसाइटी में प्रिवेल है। तो मुझे लगता है सर अम्बेडकर ने इस वर्ड को यूज करने के लिए कहा था, शायद, मुझे पता नहीं सर। बिल्कुल अनटचेबिलिटी तो है ही नहीं, आर्टिकल 17 में बिल्कुल प्रोहिबिट करके रखा है। हाँ सर, आर्टिकल 17 ने क्लियर करके संविधान में बोला अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस भी करना मुश्किल, आपको उसका इंटेंशन भी दिखाएंगे तो आपको ला सकते हैं कोर्ट पे, अरेस्ट भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा कई केसेस हुआ, तो उसमें ये जो दलित वर्ड संविधान में भी है ही, लेकिन ऑलमोस्ट ऑफिशियली ये यूज करता है। हाँ सर, दलित हर जगह पे, ये क्यों, क्या कारण क्या है सर? कारण तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, अम्बेडकर लेकिन काफी साल हो गए, गुजर गए, अभी 50 ईयर्स से ज्यादा हो गए ना, 56 में ही आई थिंक ही डाइड, तो तब से अभी ये चालू है बिल्कुल हर जगह पे, दलित मूवमेंट, दलित JNU में दलित नाम करके स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन भी निकल गया। तो ये सब क्यों हो रहा है? UDSF, यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फोरम, क्यों हो रहा है? इसके लिए हो रहा है क्या? अभी भी अत्याचार इसके ऊपर चालू है, आपको मानते हैं क्या? हाँ सर, समाज में अभी भी हम जो सामाजिक समता चाहते थे वो लक्ष्य हम अभी भी पूरा नहीं कर पा रहे। देश के कई इलाके हैं जहाँ पे अभी भी अनटचेबिलिटी प्रिविलिंग है,
वहाँ भी दलितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। और जो दलित का वर्ड है सर, वो मुझे पता नहीं उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ, लेकिन महात्मा गांधी जी ने एक प्रयास किया था कि उन्हें हरिजन बोलते थे, महात्मा गांधी सन ऑफ गॉड्स कहते थे। लेकिन इस शब्द को भी अम्बेडकर ने शायद विरोध किया था कि आप इसका वर्ड यूज़ कर हम आप उसे मुखौटा मत दीजिए कि ये सन ऑफ गॉड है, रियलिटी को धुंधला धुंधला समझ कीजिए। तो ये डिबेट हुई थी, मुझे तो एक्चुअली पता नहीं। आप अगर कल IAS अफसर बन गए, आपको ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग कर दिया गया जिधर सारे दलित हैं, नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा स्टेट्स है सारे लोग ही ट्राइबल हैं, मिजोरम, नागालैंड, इसमें कोई अपर कास्ट के लोग हैं ही, मेघालय, असम में भी कई डिस्ट्रिक्ट है, इंडिया में कई जगह है। सपोज एक डिस्ट्रिक्ट में चला गया, आपको मोर देन 70-80% लोग दलित हैं, आप उनके लिए क्या एक उपाय लेंगे कि उनका डिस्क्रिमिनेशन ना हो अपर कास्ट के हाथ में? अपर कास्ट के लोग बहुत पावरफुल हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, पढ़ाई लिखे में ब्राह्मण लोग आगे, क्षत्रिय लोग आगे, क्या करेंगे आप? एक स्टेप बताइए, क्या करेंगे? सर उनके खिलाफ जो अत्याचार की घटनाएं होती है तो उसकी जो तकरार हम पुलिस कंप्लेंट करते हैं तो हम उसे पीपल फ्रेंडली बनाएंगे। अगर पुलिस स्टेशन के बाहर सिविल ड्रेस में अगर कोई ऑफिसर वहाँ बैठे और इन कैमरा अगर हम उनकी तकरार सुन लेते हैं तो वो काफ़ी हद तक उन्हें तसल्ली हो जाएगी। और सर दूसरी बात यह है कि हमें ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए जो दलित बस्ती होती है या दलित लोग होते हैं, उनके लीडर के साथ, उनके NGOs के साथ उन्हें ये तसल्ली देनी चाहिए कि गवर्नमेंट उनके सपोर्ट में है। अगर कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेशन करता है तो आप बिना झिझक के आप गवर्नमेंट के पास आ सकते हैं। तो ये ऐसा हुआ है, मैं आपको एक एग्जांपल, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट में वो दलितों को एक गांव के मेन रोड से जाने नहीं दे रहा है। ये 2017 की बात है। उनके लिए छोटा सा रोड उन लोगों ने खुद ही बनाया है, ठीक है। उस रोड से भी जब आप पास होते जाएंगे ना, गांव की मोड़ पहुंचते हैं ना, आपको पिटाई होता है आपको घोड़े के ऊपर आपके बारात नहीं निकलता है, आप पैदल चले। यूपी में भी हुआ है, बहुत जगह पे हुआ है। ऐसा जब होता है, अपर कास्ट की IAS ऑफिसर होते हैं, वो करेगा क्या? कैसे जस्टिफाई करेगा? उनकी आप कैसे प्रोटेक्शन देंगे? आपको भी आपके ऊपर भी दबाव आ जाएगा, आप मत करो, तो आप क्या करेंगे? सर ऑफिसर के लिए कोई कास्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, हर नागरिक उसके लिए समान है। अगर सर ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो सर हमें एक डिफरेंट तरीका भी अपनाना चाहिए। जो लीगल प्रोविज़न तो है वो तो हम लेते, वो डिफरेंट तरीके क्या? हाँ सर, वो तरीका ऐसे हो सकते हैं कि जिसके प्रति भी अन्याय अत्याचार हुआ है वहाँ अगर DM खुद जाकर उन्हें बात करें, जो सेलिब्रिटी होती है जो इस काम में काम करते हैं वो भी उनके जाकर वहाँ बात करें, उनसे तसल्ली दी। और जो भी लोग सिविल सोसाइटी में NGOs वगैरह होते हैं वो उनके जाकर उन्हें वहाँ उस गांव में जहाँ भी ये हादसा हुआ है वहाँ वो जाकर उन्हें सबके सामने उनके साथ बातचीत करें। बड़े बड़े स्टार होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वो वहाँ जाए, उनसे बात करें, तब जो लोगों ने अन्याय किया उन्हें लगेगा कि ऐसी कोई बात नहीं, ये भी ह्यूमन है, तो ये हमें करना चाहिए। सपोज आप कल DM है, जस्ट आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आ गया। भारत के कई जगह है जिसमें दलित चीफ मिनिस्टर नहीं है, आपकी चीफ मिनिस्टर कोई जोशी जी है, शर्मा जी है, उसकी प्रेशर आपके ऊपर आ गया, सीधा फोन, आप मत जाइए, जो होगा होगा, हम देखेंगे, आप क्या करेंगे? सर आपको तो सोशल सर्विस कर रहा है, तो आप कैसे करेंगे? अब बताइए, आप ऑफिसर हैं, आपकी अथॉरिटी है बिल्कुल। आप ये मान लीजिए सर हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, एक दलित फैमिली के मेंबर हैं, मैं आपका बॉस हूँ जो कि अपर कास्ट से हूँ, आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ कि जो हुआ ठीक है उसको रफा दफा करो, और सर हैं जो आप सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी जो भी, कैसे आप फॉरवर्ड करेंगे? कैसे? सर मैं तो मेरा काम है कि समाज में न्याय की स्थापना करना, तो उनके साथ अगर ये इंसिडेंट होता है तो मैं किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आऊँगा, उन्हें जाकर मैं तसल्ली लूँगा। और जिन लोगों ने ये काम किया है उनके प्रति ट्रांसफर हो जाएगा सर इमीडिएटली, वो तो हो सकता है सर, वो तो मैंने रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं कि ट्रांसफर किसी केस में आपके अगेंस्ट भी कार्रवाई शुरू कर दी जाए तब तो क्या करेंगे? हम मुझे कानून व्यवस्था पर भरोसा है सर, हमारे न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। अगर कोई जानबूझकर ये कार्रवाई शुरू करते हैं तो मैं कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हूँ सर। आप ये बताइए कि आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? सर मेरा मकसद मतलब ये था कि मैं एक NGO चलाता हूँ, तो NGO का काम करते समय मुझे एक पता चला सर कि ऐसा होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ NGO के थ्रू, ये छोटे से पहले की तरह है। अगर हम गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं, गवर्नमेंट के पास काफ़ी सिस्टम है, रिसोर्सेस है, तो हम समाज के हर तबके तक पहुंच सकते हैं। जो NGO के थ्रू मैं जो कर रहा हूँ वो एक
लिमिटेशंस आ नहीं, जाते करते हैं। जाइए, एनजीओ में काम करते जाइए। आप 5, 10, 15 साल के अंदर आपका एनजीओ जो है काफ़ी बड़े लेवल तक पहुंच जाएगा। अगर सर वही 15 साल में काम गवर्नमेंट में रहकर करता हूँ तो मैं काफ़ी इससे भी काफ़ी हद तक ज़्यादा काम कर सकता हूँ सर। ओके, उत्तम। आपका नाम क्या हुआ? मचिंद्र। ओके मचिंद्र, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर इंतजार कीजिए बाहर, आपको फीडबैक के लिए बुलाते हैं। थैंक यू सर। मचिंद्र, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी कंपोज। आई एम सरप्राइज कि इतने बढ़िया तरीके से तुमने हैंडल किया। मैंने कोशिश की तुम्हें थोड़ा अनस्टेबल करने की, पर तुमने अच्छा मैनेज किया है। मैं तो कहता हूँ अगर तुमने हिंदी ऑप्शन लिया होता इंटरव्यू देने के लिए तो और थोड़ा ज़्यादा फायदा होता, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है ना 1 to 1 हो जाता है। अभी तो क्या होगा, एक इंटरप्रेटर होंगे जो आप मराठी में कहेंगे और वो जवाब देंगे। अगर तब चलिए, वो तो आपने मराठी दिया है, कोई इशू नहीं है, जवाब आपका बढ़िया है। कुछ और फीडबैक बाकी लोग भी देंगे। मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ फीडबैक नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। सीट पूरा कवर करिए, पूरा बैठिए आराम से, पीछे तरफ आइए, ऐसे नहीं आइए पीछे। हाँ, पीछे पूरा सीट ऑक्यूपाई करिए, हाथ सामने रखिए, आएंगे ना। अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। आपका जवाब मुझे बहुत पसंद आया, और जिस तरीके से आपने इंटरव्यू हैंडल किया वो भी काफ़ी बढ़िया है। आपसे महाराष्ट्र के बारे में पूछा जाएगा। मैं तो बहुत सवाल पूछ सकता था, लेकिन हमारे पास भी टाइम की कमी रहती है। महाराष्ट्र के बारे में पूछा जाएगा कुछ, क्योंकि आप किसान फैमिली से हैं, किसान की समस्याओं के बारे में पूछा जाएगा। आपके पास जवाब होने चाहिए। कुछ आपने दिया और कुछ हमने फिर रोक दिया। और अब मैं चाहूंगा कि आप जब किसानों के बारे में बात करें तो उन्हें बिल्कुल, जो इंटरव्यू बोर्ड में उन्हें एहसास होना चाहिए कि किसान का लड़का और किसान है हमारे सामने बैठा है, जो कि आप हैं और आपके पास वो नॉलेज है। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपके सोच आपके अपने हैं। मुझे ये देखकर काफी खुशी हुई, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अगर आपने मेंस में अच्छा किया होगा तो हम सब उम्मीद करते हैं कि आपका अच्छा रैंक आएगा। तो उसके बारे में आप जरा देख लें। एनजीओ चूंकि आप चला रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि काफी बढ़िया चला रहे हैं, और आपका जवाब भी मुझे पसंद आया उस बारे में। सब्जेक्ट के बारे में आपकी पकड़ अच्छी है। कुछ फीडबैक राकेश देंगे, मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता। बाकी मेरी तरफ से बिल्कुल डन है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपने अच्छा जवाब दिया। इस कंपोजर को मेंटेन रखिए। कोशिश हो सकती है आपको थोड़ा सा डिस्टेबलाइज करने की, जैसे कि मैंने आपको कहा कि नहीं मुझे नहीं लगता है आप बन सकते हैं। सिर्फ यही तरीका नहीं हो सकता है, कई और तरीके भी हो सकते हैं आपको डिस्टेबलाइज करने के। आपको कुछ भी एलिगेशन भी आप पर हो सकता लगाया जाए, आपको उस वक्त शांति रखनी है, जैसा कि आपने यहाँ पर रखा। तो हम सब बड़े खुश हैं आपके परफॉर्मेंस से, और आप अपने सोच को बरकरार रखिए, जो आपका सोच है। आप जहां भी मॉक दे रहे हैं, कोशिश करिए कि ये एक सिर्फ प्रैक्टिस हो, और आप किसी के फीडबैक के दबाव में ना आए। आपकी अपनी जो पर्सनालिटी है, आपका जो सोच है, वो बढ़िया है। आप एक अच्छे सभ्य और एलिजिबल, जिसको हम कहते हैं, वो कैंडिडेट हैं। तो इस बात को, इस कॉन्फिडेंस को अपने आप अंदर में रखिए। कोई भी आपको अगर नेगेटिव फीडबैक देता है तो आप उसके बारे में जो अपना विचार बनाए वो खुद सोच कर बनाए, और अपनी जो हम्बलनेस है जो आपके अंदर है, और आपकी पर्सनालिटी में जो स्माइल है, उसको मेंटेन रखें। यही चार्मिंग तरीके से रहना है। और बाकी सच मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा आपको। सच आपकी महाराष्ट्र एक बहुत भरेटाइल स्टेट है, उसमें 2 आदमी ने महाराष्ट्र का पूरे पॉलिटिक्स को और सोसाइटी को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। दोनों महाराष्ट्र के बाहर से आए हैं। एक भीमराव रामजी आम्बेडकर, वो भी मध्य प्रदेश में पैदा हुआ था। बाला साहेब ठाकरे जी मध्य प्रदेश में पैदा हुआ था। दोनों मराठी नहीं है, इन रियल सेंस बताओ। ये क्वेश्चन आपके ऊपर आ सकता है। अम्बेडकर जी महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र है। बाला साहेब ठाकरे भी मराठी मानस नहीं है, वो नकली है, वो भी है इधर। लेकिन ये दोनों ने महाराष्ट्र को ऐसा पकड़ लिया और महाराष्ट्र का घर बन गया है। आपको अम्बेडकर के ऊपर कहीं भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए आप थोड़ा तैयारी अच्छा करिए। अभी जो आपने थोड़ा सा आंसर दिया है ना, उसमें अगर बाला साहेब ठाकरे के ऊपर भी आंसर आते हैं, वो तो डिप्लोमेटिक आपको होना ही, पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, पॉलिटिकल क्वेश्चन पे ना थोड़ा डिप्लोमेटिक होइएगा।
ये मत कहीं से दिखना चाहिए कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आप आपको सपोर्ट करते हैं। डिप्लोमेटिक रहना है कि हाँ मतलब जैसा मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने ऐसा किया, इसमें ही अवेलेबल हाँ, रखें। मेरी बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, पर जैसा कि मैंने देखा। और दूसरा और एक वो जो दलित वर्ड है उसको आप एक बार स्टडी कर लीजिए, ठीक है। वो दलित वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन आज भी लोग पॉपुलरली यूज करते हैं। दलित स्टडीज यूनिवर्सिटीज में खोल गए हैं, अम्बेडकर चेयर हर यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया। अभी क्यों हो रहा है? आपने जो बोला वो जो जैसे दलित के ऊपर अत्याचार होगा उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, इट्स अ वेरी गुड वे यू स्पोकन, बट उसमें थोड़ा देखिएगा आपको ये दलित जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, क्यों यूज कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में दलित जो अम्बेडकर जी पैदा हुए हैं, अम्बेडकर जी है, ही यूज्ड टू बी देयर दो ही वाज नॉट बोर्न, तो वो बहुत महाराष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है। आज भी पूरे इंडिया का दलित कम्युनिटी देखती है, मायावती जी भी उधर भी देखते हैं, राइट। और एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, इस बार क्या एक दलित प्राइम मिनिस्टर का कुछ उम्मीद है क्या इंडिया में आने वाले इलेक्शन में, राइट। मायावती जी काफी फैल रहे हैं, ठीक है, हो सकता है मायावती का भी ऐसा मतलब वो ले रहे बॉडी लैंग्वेज। पर मैं आपको हमेशा वार्न करूंगा कि कभी भी कोई भी पॉलिटिकल क्वेश्चन Right. कोशिश कीजिए कि हैंडल करेगा ठीक से, उसको छोड़ दें कि पूछा गया कि कोई देश प्राइम मिनिस्टर बनने को कोई भी बन सकता है, हम Right. सबके लिए हम बराबर हैं, इस टाइप का सबके आपकी लिए जो बराबर proposal है, सबको ही बन सकते हैं और सबको बनना भी चाहिए। Right. जो एलिजिबल है वो बनना बनेगा। चाहिए। भारत के संविधान जो एलिजिबल संविधान सबको एलिजिबल करता है और मुझे मेरी पूरी आस्था है, कोई भी बन सकता है और किसी को भी बनना चाहिए। बाकी इससे ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, भड़का सकते हैं, राइट। क्यों बाकी ये बन सकता है कि नहीं, वो बन सकता है कि नहीं, Right. मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कभी सोचा नहीं उस बारे में। बनने को सब भी बन सकता है, जो भी एलिजिबल है बन सकते बन हैं। सकता है और ये जनता डिसाइड कर लेगी। और लास्ट में आपको एक देता हूँ कि इंडिया की जो बगल वाले देश है सारे सार्क कंट्रीज, पाकिस्तान का तो इशू हॉट है ही है, आपके ऊपर क्वेश्चन आ ही सकता है। ये जो छोटी मोटे कंट्रीज है, नेपाल से लेके ये जो कंट्रीज है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, इश्यूज क्या क्या है। भूटान वाला आंसर आपने बहुत सही दिया है, इट इज़ रियली गुड आंसर। मतलब भूटान आज भी इंडिया के साथ क्यों इतना बॉन्डिंग है, चाइना के पास क्यों नहीं गया, इट्स वेरी गुड। और ये जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, बांग्लादेश है, नेपाल में काफ़ी सार्क कंट्रीज के बारे में, हाँ सार्क कंट्रीज को आप, पाकिस्तान को तो है ही है, और सार्क में लास्ट एंट्री है अफगानिस्तान नंबर 8, आज सार्क 7 नहीं, आज 8 हो गया। वो जो है ग्रुप में क्यों आए हैं, इसकी इंटरेस्ट क्या है इंडिया के, और अभी तालिबान थोड़ा शांति की तरफ आ रहे हैं, उसमें क्या है वो क्वेश्चन थोड़ा आप ब्रश अप कर लीजिए, क्योंकि आपको पर्सनली देख के ऐसा क्वेश्चन बढ़िया से आ सकता है। बाकी यू आर ए वेरी कंपोज कैंडिडेट, वेरी नाइस। तो वही है, जैसे स्टार्ट करेंगे, मुझे भी बहुत बढ़िया आपका काम एंड कंपोजर जो आपने मेंटेन रखा, सर ने इतना प्रेशराइज करने की कोशिश किया आपको, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिए। कुछ चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर आपको आपके नोटिस में लाना चाहूँगा। स्टार्ट हम कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज से। तो आप जब एंट्री किया आपने, तो आप नमस्ते बोलते हैं तो हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, नमस्कार बोलते हैं, आराम से आप आगे बैठे, कोई ज़रूरत नहीं है हाथ जोड़ने के लिए। दूसरा, जब आप अपना जवाब देते हैं तो आपका रिस्ट मूवमेंट होता है, आप बोल, एक तो आप जैसे बताया सर ने कि आप कंफर्टेबली ऐसा लग रहा है नहीं बैठे, आप आराम से लोअर बैक अपना पीछे टच करके आराम से सीधे पैर करके बैठे, थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट इज फाइन, हाँ रिस्ट्रिक्ट मत करिएगा, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि आपने हाथ को रोका हुआ। हाँ, तो जो आपका मूवमेंट हो रहा है, जैसे सर बता रहे यहाँ पे है, बस हाथ ऐसे ऐसे हिलता है, ओके, नॉर्मल रखिए आप, जैसे बात नॉर्मली अजीब कि आप अपने बड़ों से बात कर रहे हो, तो आराम से बैठ के बात कीजिए, यहाँ पे हाथ रखिए, उसके बाद हैंड मूवमेंट थोड़ा होता है, उसको गलत नहीं माना जाता है, फिंगर नहीं पॉइंट करना होता है बस, ठीक है। अब देखिए, ये जो हैंड मूवमेंट होता है ना, ये बॉडी का पार्ट है, आपके कम्युनिकेशन का पार्ट है, और रिस्ट्रिक्टेड नहीं लगना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आप एक तरफ झुक जाते हैं बोलते वक्त, एक हैंड मूवमेंट हो रहा होता है, दूसरा से आप रोक रहे होते हैं, तो आप एक तरफ झुक जाते हैं, तो वो जो है आप बीच में बैठे, तो यही एक हैंड मूवमेंट वाला सब। और बाकी आप जजमेंट में बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाइए। हाँ जी, हाँ जी, जैसे आंसर दे रहे, अब बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक क्या हो रहे हैं, कई जगह पे आपको आंसर देना है, आप दे दीजिए, बट सारे सही ना, वो आप बोल रहे हैं, आप किसी के हक से नहीं बोल रहे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ समबडी यू आर नॉट स्पीकिंग, तो आप आपकी राय दे रहे हैं, आप अपना खोल के बोलिएगा। तो इंटरव्यू बोर्ड वाले बैठे इसके लिए, वो तो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, आपकी राय सुनना चाहते हैं। 30-40 मिनट्स में आपको क्या उखड़ लेगा, आपका नॉलेज क्या तेज कर लेगा, दे वांट टू सी दैट कि यू आर ऑन योर ओन। तो यही जैसे सर जो बोल रहे हैं, मुझे ये लगा कि आप बहुत ज़्यादा जेनरिक हो रहे हैं, आप स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं बता रहे,
फॉर एग्जाम्पल जब आपने बोला कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, ये बहुत ब्रॉड टर्म है, कुछ आप फार्मिंग कम्युनिटी से है, तो जो आपके बैकग्राउंड की चीजें उनमें स्पेसिफिक बताओ कि भाई हमको खाद चाहिए, हमको पानी चाहिए, किस तरीके से वो आ सकता है। आपके पर्सनल खास करके जो बैकग्राउंड की चीजें हैं उनमें स्पेसिफिक होइए। और कश्मीर पे भी हम अगर बात करेंगे तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ अपना ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, समथिंग ऑन दीस लाइंस। जेनरिक तरीके से आप बोल रहे हैं, जब बहुत प्रोब कर रहे हैं कि भाई स्पेसिफिक पॉइंट्स बताओ, तब आप उसके ऊपर आ रहे हैं। तो इन चीजों को आप अगर शुरू में ही बोल सकते हैं तो वो एक एडेड प्लस पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, आपका PSIR ऑप्शनल है, तो आप पंचशील जैसे थोड़े आउट ऑफ डेट कॉन्सेप्ट्स को आप एकदम कंटेम्पररी तरीके से बी केयरफुल। हाँ, आपको ऐसे नहीं बोलना है, जो भी अपडेट्स उसमें चल रही हैं वो आपसे एक्सपेक्टेड होगा, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप उसमें एकदम एक्यूरेट रहना है। काम करिए। तीसरा, आप ये बोले कि मुझे लगता है, जो मी मुंबईकर वाला जो क्वेश्चन था सर ने जो आपसे पूछा था, उसमें आपने ये बोला मुझे लगता है कि संविधान अलाउ करता है ये सब, जबकि ऑप्शनल आपका पॉलिटिकल साइंस है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग, पॉलिटिकल साइंस वाले लोग, इनको तो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो क्लियर एकदम होना चाहिए। तो इस तरीके के जो शब्द हैं जो ये बताएं कि आप डाउटफुल हो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, वो चीजें क्लियर होनी चाहिए, वो पैनल को नहीं लगना चाहिए कि आप डाउटफुल हैं। और नेक को आपको थोड़ा सीधा रखना है, जब आप बात करते हैं आपकी नेक टेढ़ी हो जाती है, नेक को सीधा रखने की कोशिश, एकदम स्टिफ नहीं होना है, रिलैक्स रहिए बट स्ट्रेट रखो। आप कमर, मेरे ख्याल से आपकी कमर नहीं वो हो रही है, वो एक्चुअली वो क्या जा रहा है ना, एक वो हैंड मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, लगता है किसी ने बताया है इसको। आपको किसी ने ये कहा है क्या कि हाथ नहीं मूव करना? हाँ, वो देखिए ऐसा नहीं है। हैंड मूवमेंट का मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे नहीं लगता है कि आप अच्छे कैंडिडेट हैं, अब मैं आपको ये प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी मैंने हाथ आपकी तरफ किया है। तो ये जो हैंड मूवमेंट, उंगली दिखाना, बहुत ज्यादा ऐसे हाथ करना, उसको थोड़ा गलत माना जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत जो हैंड मूवमेंट है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, थोड़ा बहुत वो तो रहेगा, रिस्पेक्टफुल होना है, बट नेचुरल तो आएगा ही आएगा, नेचुरल को मत रेस्ट्रिक्ट करो। और वो आपके जो बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें है, तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा उंगली दिखाने लग जाते हैं कि उसने वो किया, उसने वो किया, इस तरह से करने लग जाते हैं, वो सिर्फ गलत है। तो अपने आप को स्टिफ मत करिए, आराम से बैठिए, पूरा सीट ऑक्यूपाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आई थिंक बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई आपका जो जिस तरीके से आपने पूरा हैंडल किया, स्ट्रेस हैंडल किया, आपके जवाब जो थे अच्छा था। अच्छा, बीच में आप टेंशन में आ गए थे क्या किसी चीज को लेके, जो पुलवामा अटैक से रिलेटेड आई थिंक कोई चीज थी, जिसमें आप ऐसा लग रहा था कि पानी चाहिए आपको और प्यास लग रही है, आपका जो ऐसे वर्ड याद नहीं आ रहा था इसलिए। अच्छा, नर्वस नहीं थे? नर्वस नहीं था, वर्ड याद नहीं आ रहा था। ओके, बिकॉज़ ऐसा लग रहा था जैसे कि प्यास लग रही है आपको, पानी पीना है कुछ। अगर ऐसा होता है तो आप बोल सकते हैं कि कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, कोई दिक्कत नहीं। बट यूजुअली वो कोशिश कीजिएगा कि पहले पानी पी लें। हाँ बिल्कुल, आई थिंक। और बस ठीक है मेरी तरफ से है ना, बढ़िया है। महाराष्ट्र में फार्मर सुसाइड बहुत है। हाँ, आप इसके ऊपर के देगा था, आपको करेगा ये आराम से। सर कुछ चीजें, हाँ बिल्कुल। तो मालदीव के बारे में हमारी क्या कमियां रह गई थी मालदीव्स में ना? अभी थोड़ा टाइम कम है, अगर आप ईमेल आईडी वगैरह देंगे मैं आपको इश्यूज मेल कर दूंगा, आप पढ़ लेंगे। कुछ चीजें, कुछ टॉपिक्स जो मैं चाहूंगा कि आप और प्रिपेयर करें। एक तो जो अपर कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन की बात चल रही है, वो तो लेटेस्ट टॉपिक है ही है आपका, क्योंकि फार्मिंग बैकग्राउंड है तो आप सोलापुर महाराष्ट्र में क्या एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, पर्टिकुलर एरिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं इसकी, आपने बोला कि पानी नहीं है, और जो इस टाइप और थोड़ा डिटेल में जाके किस टाइप की सॉइल्स हैं, किस टाइप के क्रॉप्स होते हैं, फसलें होती हैं, वो सब पढ़ लेना। वेरी फेमस प्लेस। हाँ, अर्बनाइजेशन के ऊपर पढ़ना चाहिए आपको। मुंबई में क्यों कितने स्लम्स, किस हिसाब का स्लम मूवमेंट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है स्लम, तो कैसे स्लम फ्री अर्बनाइजेशन कर सकते हैं। बाकी आई थिंक अच्छा हाँ, सोशल वर्क भी जो आपने किया हुआ है, राइट्स बेस्ड अप्रोच, सोशल वेलफेयर को लेके क्या हमें राइट बेस्ड अप्रोच चाहिए इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से टॉप डाउन जो आता है, सरकार को अच्छा लगा स्कीम चला दिया, जब नहीं हुआ स्कीम बंद किया, क्या ये हो या राइट बेस्ड अप्रोच होना चाहिए? तो आई थिंक बस उतना शुड बी गुड।
ठीक है, ओके, धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.